नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो हरियाणा नस्ल के ऊपर काफ़ी अच्छा काम जो हस्तिनापुर फार्म जो है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके द्वारा जो किया जा रहा है उसकी डिटेल लेने के लिए तो डिप्टी डायरेक्टर महोदय जी हैं, उनको यहाँ पर देख सकते हैं। AD साहब जो हैं और हस्तिनापुर फार्म के जो फार्म मैनेजर हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं। तो DD साहब, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन ज़रूर करना चाहूँगा कि आपके ऊपर एक जो सरकारी दायित्व है कि इतनी जो प्रजनन जो संस्थाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करके और उनका पूरा निर्देशन कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जब से ज्वाइन किया है तब से और अब तक क्या कुछ सुधार आप लाने का प्रयास कर रहे हैं इन संस्थाओं में, या कुछ नई आपकी सेवा अवधि में यहाँ पर अचीवमेंट्स हुई हैं, एक बार उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो। जी सर। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र सिंह, जी सर। उप निदेशक प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग। जी सर। जी। मैंने उप निदेशक प्रक्षेत्र का कार्यभार वर्ष 2016 से मैंने लिया और लगातार सभी फार्मों पर, ये हस्तिनापुर फार्म है, ऐसे ही हमारे 9 फार्म और हैं जहाँ पर अलग अलग ब्रीड के देसी गायों का संवर्धन संरक्षण होता है। हस्तिनापुर फार्म पर हरियाणा गाय का संवर्धन और संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जी जाता है। सर। और आप देख सकते हैं कि हमारे पशु जो हैं स्वस्थ हैं। इनके लिए हम चरणबद्ध तरीके से चारा बीज करते हैं, हरा चारा का उत्पादन देते हैं, समय समय पर AI करते हैं और जो भी निर्देश होता है कि किस तरह से हम इसको अच्छा बना सके ताकि ये जो बुल हमारे चाहे DFS स्टेशन को जाए या फील्ड में जाए तो पशुपालकों को लाभ दें, ताकि इनसे जो भी ब्रीडिंग के बाद जो भी इनके बच्चे पैदा हों, बच्चियाँ हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क उत्पादन करें। और तो सीड का आपने बताया कि बीज जो हैं वो भी उपलब्ध कराते हैं। बीज का हरे चारे का बीज, हरे तो वो चारे किस माध्यम से आप उपलब्ध कराते हैं? किसान अगर लेना चाहे तो कहाँ पर जाकर के एंड उनको मिलेगा? किसान अगर लेना चाहे तो जो जनपद के हॉस्पिटल होते हैं, पशु चिकित्सा 10 श्रेणी का हॉस्पिटल होता है, पशुधन प्रसार अधिकारी केंद्र होता है, वहाँ पर वो जाए तो रबी के सीजन में जई और बरसीन जैसे हमारे प्रक्षेत्र के उत्पादन की उपलब्धता होती है, वो सभी जनपदों को वो डायरेक्टर रोग नियंत्रण प्रक्षेत्र के माध्यम से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को दिया जाता है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उसको अपने जनपद के सभी पशु सेवा केंद्र से लेके हर स्थान पर उसको देता है और वहाँ से किसान जो भी विभाग द्वारा एक नॉमिनल रेट तय किया जाता है उस पर वो ले सकता है। तो ये यहाँ पर जो नस्लें विकसित हो रही हैं, ये किसान तक जब उपलब्धता इनकी होती है तो वो एक पूरा जो प्रक्रिया है वो एक बार ज़रूर किसानों तक पहुँचाएं कि बछड़ा अगर उनको चाहिए या फिर कोई एवरेज जो बछड़ियाँ होती हैं, आप जितनी क्षमता इन फार्मों की होती है उतनी बछड़ियाँ उतनी गोधन रखते हैं और उपलब्ध करा देते हैं। तो वो कैसे उनको पता चले कि आज बछड़ियाँ हम ले सकते हैं? इसका एक हमारे पर प्रक्रिया है कि हम एक जो है कलिंग मेथड अपनाते हैं, जो एक कमेटी है पशुपालन निदेशालय की, वो उसको निर्धारित करती है और जो हमारे मानक के अनुरूप हैं उतने हम रख के बाकी पशु को सरप्लस करके बीचीएन की प्रक्रिया अपनाते हैं। बीचीएन की प्रक्रिया में पहले पेपर में निकलता है, प्रचार प्रसार किया जाता है और वो नीलामी से पहले किसी भी कार्य दिवस में आके उसकी हिस्ट्री शीट दे सकते हैं कि जो बीचीएन में पशु रखे गए हैं, अगर हीफर है तो इसकी माँ का दूध कितना था, अगर बुल है तो उसके माँ का दूध कितना, अगर ब्रीडिंग पर्पज से लेना चाहता है और बछिया को अपने उससे लेना तो उसकी पूरी हिस्ट्री शीट दे सकता है और फिर जो है नीलामी के माध्यम से वो उसको ले सकता है। नीलामी एक कमेटी द्वारा की जाती है, उसमें खुली बोली लगाया जाता है, जो उच्चतम बोलीदाता होता है उस पशुपालक को हम दे दिया जाता है, तो उपलब्ध करा दिया जाता है। तो जो ग्राम पंचायतें अपने वहाँ नस्ल संवर्धन के लिए हरियाणा नस्ल के इस तरह के उच्च कोटि के जो बछड़े हैं अगर उनको लेना चाहें तो किसी भी कार्य दिवस में आकर के नहीं, अगर केवल बछड़ा उनको चाहिए तो आप जिस जनपद के हैं उस जनपद के
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों से आप बुल की मांग कर लीजिए कि हमको इस नस्ल की बुल चाहिए। अच्छा। वो नस्ल की बुल हम उनको दे देंगे, उसमें कोई कास्ट नहीं आता। अंशदान पर 150 रुपया लगेगा, मात्र और मात्र 150 रुपये में आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हस्तिनापुर के इस फार्म पर हरियाणा नस्ल का संवर्धन का कार्य चल रहा है, लेकिन आपने बताया कि आपके निरीक्षण में और भी ऐसे हैं जहाँ पर साहिवाल के ऊपर भी काम हो रहा है, तो वहाँ के भी बछड़े ऐसे ही इसी प्रक्रिया से ले सकते हैं। तो एक बार आप उन संस्थाओं के नाम जरूर बताएं जो कि आपके अंडर में है तकरीबन। हाँ, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र जी सर, अराजी लाइन वाराणसी, वहाँ पर गंगा तीरी नस्ल का संवर्धन संरक्षण। ठीक है सर। और राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र मझरा लखीमपुर खीरी, वहाँ पर हम मुर्रा नस्ल के भैंसों का संवर्धन संरक्षण करते हैं। ठीक है। राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र नीलगांव सीतापुर, यहाँ पर हम हरियाणा नस्ल के गाय और मुर्रा नस्ल के भैंस का संवर्धन करते हैं। राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गजरिया निबलेट बाराबंकी, यहाँ पर हम साहिवाल नस्ल के गाय करते हैं। और इस संस्था की हमारी बात है, यहाँ पर IVF और ETT लैब भी है। अच्छा। जहाँ पर इस काम किया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से उन नस्लों को विकसित कर रहे हैं। और सर मैं जानना चाहूँगा, इसी प्रकार राजकीय पौधे एवं कृषि प्रक्षेत्र भरारी झांसी, जी सर, जहाँ पर थारपारकर नस्ल के गायों का संवर्धन और संरक्षण। राजकीय पौधे एवं कृषि प्रक्षेत्र सैदपुर ललितपुर, वहाँ पर हरियाणा नस्ल के गाय का संवर्धन और संरक्षण किया जाता है। राजकीय पौधे एवं कृषि प्रक्षेत्र बाबूगढ़ हापुड़, वहाँ पर हरियाणा नस्ल के गाय का संवर्धन और संरक्षण किया जाता है। इन प्रक्षेत्रों पर जो अपने पशु हैं उनके लिए हम हरा चारा उत्पादन करते हैं, और शेष जो हमारी जमीन बचती है उस पर हम फॉडर सीड प्रोडक्शन करते हैं। फॉडर सीड प्रोडक्शन करते हैं और उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण के निगरानी में की जाती है। यहाँ पर आधारी और प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। तो सर्टिफाइड बीज पैदा करके और फिर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। तो काफ़ी अच्छी जानकारी देखने को सुनने को मिली। सर आपने बताया कि थारपारकर नस्ल बुंदेलखंड के उस क्षेत्र में है, उसका कारण भी आपसे जानने को हमें मिला, तो मैं एक बार फिर किसानों तक पहुंचाना चाहूँगा। थारपारकर नस्ल का जो है हीट सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, हरियाणा से ज़्यादा है, इसलिए उसको वहाँ पर सिचुएट किया गया कि वो उस एरिया के डेवलपमेंट में थारपारकर नस्ल को डेवलप किया जाए, और जो उसके पेरीफेरी के हैं वहाँ के, तो उनको लोकल वाले को अवेलेबल हो, ताकि उनके जो पशुधन का हो वो विकास सतत किया जा सके। तो एक जो चीज़ काफ़ी अच्छी आपके माध्यम से पता चली कि जितनी भी ये जो प्रजनन केंद्र हैं, नस्ल संवर्धन केंद्र हैं, ये सभी हमारी मूल जो गोवंश या भैंस वंशों के ही हैं। कोई एक्सोटिक ब्रीड या कोई विदेशी विलायती वो नहीं ली गई है। हमारे सभी भी जितने भी प्रक्षेत्र हैं सभी केवल भारतीय नस्ल का संवर्धन संरक्षण करते हैं, चाहे गोवंश हो चाहे महिष वंश, भैंस वंश हो। तो अंत में एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़्यादा दूध के लिए बाहर प्रदेशों से हम विलायती विदेशी नस्लों को लेकर के आए, लेकिन उनकी गुणवत्ता या फिर अगर उनकी उपयोगिता अगर हम यहाँ पर देखें, और हमारी जो भारतीय मूल की जो गोवंशों के जो संस्थाएं इस नस्ल को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि उनको यहाँ पर लाना कितना उचित था, कितना हमारी देसी गोवंशों को बढ़ाना, क्योंकि आज हर किसी को चीज़ें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा थोड़े समय में ज़्यादा चाहिए, तो इनको आप कैसे देखते हैं? जो विदेशी नस्ल है वो दूध तो ज़्यादा नहीं, पर उनके जो बुल है उनका कोई उपयोग नहीं रहा, और वो विदेशी नस्ल ने उनका जो इन्वायरमेंट था यहाँ पर उतना सूट नहीं किया जितना होना चाहिए, या उनके जो इन्वायरमेंट कंडीशन होनी चाहिए वो यहाँ पर बहुत कॉस्टली पड़ा। तो फिर स्वावलंबन की दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दूध देती देती रात को मर जाती है वो है, या हीट टॉलरेंट नहीं रह पाने की वजह से पेंटिंग करती है, हाफती है वो, जबकि इस तरह की समस्याएं हमारी इन देशी गोवंश जब देखा गया तभी तो फिर हमारे सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब जितने भी होंगे केवल इंडियन ब्रीड का कंजर्वेशन किया जाएगा। और यूपी सरकार ने ये भी किया है कि जो भी सेक्स स्टार्टेड सीमेंट जी सर वो केवल इंडियन ब्रीड की ही बन रही है, और इसके लिए हमारे यहाँ हमारे विभाग द्वारा बाबूगढ़ प्रक्षेत्र पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब भी बनाया गया है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन, ठीक है, सिर्फ उससे बच्चियां ही जन्म जिससे लगभग 90% बच्चियां होंगी, 10% का चांस रहता है फीमेल। ठीक है, उतना तो जायज भी है। ये भी CBO को आप अगर डिमांड करेंगे
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को, तो उसके द्वारा आपको ये सीमन उपलब्ध कराया जाएगा, उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो डीडी साहब के बाद एडी साहब हैं, तो इनके पास तो काफ़ी संस्थाओं का ये कार्यभार संभाले हुए हैं। आपके पास कितनी संस्थाएं हैं? सर अच्छा, आपके हम भी उपनिदेशक परिषद महोदय के निर्देशन में कार्य करते हैं। जी सर। जो भी निर्देश मिलता है उसको उसका पालन करते हैं। ठीक है, और फील्ड में उसको कार्यान्वित करवाते हैं। तो सहायक के रूप में जी 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 लगे हुए हैं। तो डीडी साहब, एडी साहब के बाद जो फार्म के प्रबंधक हैं, उनको यहाँ पर दो बातें आपसे भी पूछना जरूर चाहेंगे। यहाँ पर शुद्धता काफ़ी बरकरार है। जो हरियाणा नस्ल की मूल जो शुद्धता होती है, ट्रू टू ब्रीड एनिमल जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आपने कार्यभार संभाला है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं कि आप अपनी सेवा काल में जो भारतीय मूल नस्ल है हरियाणा, उसको और थोड़ा इसको भी हम कुछ आगे और बढ़ाने ऊपर की कोशिश पूरी कर रहे हैं। जी 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 पूरी हर तरह से हमारी जो भारतीय मूल प्रजाति है, इसको कोई भी दूसरी ब्रीड क्रॉस न कर पाए, मूल जाति बनी रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शुद्धता, नस्ल की शुद्धता बरकरार रहे, ये इनका भी एजेंडा है। तो अभी इन्होंने कार्यभार संभाला है, और ऐसे ऐसे जो संस्थाएं हैं, वो डीडी साहब के निरीक्षण में तकरीबन 11 संस्थाएं हैं। और फिर भी आकर के प्रतिदिन जो आपके बारे में पता चला कि व्हाट्सएप के माध्यम से इनकी रिपोर्ट मंगवाते हैं कि दिखाएं उस गाय का क्या स्टेटस है, वो बछड़े कैसे तैयार हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सुखद जानकारी। एक हमारी गाय यहाँ पर है 647 नंबर, जिसकी हीफर ने फर्स्ट ब्यात में 10 लीटर दूध दी। तो हमारा एम ये है, और आगे का हमारा सुधार ये है कि हम लोग जो बुल है नेचुरल ब्रीडिंग के साथ साथ हम लोग डीएफएस सेंटर को बुल उपलब्ध कराएं उनके मानक के अनुसार। ये हमारे लिए एक चैलेंज है। डीएफएस बाबूगढ़, डीएफएस बाबूगढ़, डीएफएस की फुल फॉर्म जो है डी फ्रोजन सीमन स्टेशन, ठीक है, अति हिमीकृत बीज उत्पादन केंद्र। जी सर। बाबूगढ़ के अलावा हमारे पास 2 और डीएफएस स्टेशन है। लखीमपुर खीरी में एक है, और दूसरा जो है लखनऊ रहमान खेड़ा में है। तो अब हमारा जो फ्यूचर का चैलेंज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बुल हम डीएफएस सेंटर को दें, ताकि उससे क्या है कवरेज, हमारा एक बुल से कवरेज ज़्यादा हो। अगर एआई करते हैं तो उससे एक बार के डिस्चार्ज सीमन से लगभग 250-300 डोजेज बनते हैं। तो उसकी कम से कम 250-300 को फायदा पहुंचाएगा। और नेचुरल ब्रीडिंग में वो पूरे जीवन काल में 250-300 करता है। उसके एक डिस्चार्ज हफ्ते में 2 बार डिस्चार्ज लेते हैं, कभी एक बार लेते हैं मैक्सिमम। तो हमारा यह है कि हम जो ये हमारी ब्रीड है, जो इसमें एआई से जैसे अभी 647 नंबर का जो बचिया हुई, उसका फर्स्ट कावी में 10 लीटर है अभी। तो ऐसे बुलों को हम डीएफएस सेंटर को दें। डीएफएस सेंटर से जो सीमन तैयार हो वो जो पशुपालकों को जाए, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक को लाभान्वित कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जानकारी डीडी साहब ने दी। तो एक सवाल और अंत में मैं पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश काफ़ी विस्तृत राज्य है, और यहाँ पर आबादी की दृष्टि से देखा जाए या ग्रामीण आबादी की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो भारत का नंबर 1 अगर प्रदेश इसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन पशुधन विकास में क्या कुछ और सुझाव आप दे सकते हैं कि यहाँ की जो किसानों की आय है, वो न केवल खेती के साथ साथ लेकिन पशुपालन के साथ साथ भी और दुगनी होने की उसकी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ें? हमारे तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि आपका जो आय दुगनी है उसमें पशुधन का काफ़ी रोल है। पशुधन के उत्पादन में हम जैसा पहले बताए थे कि हरे चारे का बहुत महत्व है। फीड और फाडर 2 ऐसे कंपोनेंट है जो पशुधन के उत्पादन में आपको बढ़ोतरी ले आ सकते हैं। तो चूंकि हमारा स्टेट में जो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है ज़्यादातर मार्जिनल है, तो अभी किसान को सीमांत जो किसान है वो ज़्यादा है। तो उसको हम लोग क्या है कि एक कंपटीशन जो हमारा सीरियल से कंपटीशन है कि सीरियल को रिप्लेस करके फाडर करे, ये हम लोग किसान को जागरूकता कर रहे हैं। अब किसान आप देखे होंगे कि ज़्यादातर किसान अगर उसके पास एक गाय है तो थोड़ा थोड़ा हरा चारा अवॉइड मतलब बोने लगा पहले की अपेक्षा। तो किसान में जागरूकता हो रही, पर उतनी जागरूकता नहीं हुई जो अन्य प्रदेशों में है। तो उसके लिए विभाग कार्यरत है, प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान में जागरूकता हो।
कि पशु तो हैं, पशु को कैसे पाला जाए, पशु को क्या न्यूट्रिशन दिया जाए कि कैसे उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उसके पास उत्पादन वाले पशु हैं पर फीड एंड फाडर के अभाव में या कोई तकनीकी अभाव में वो जो है उससे अपेक्षित उत्पादन नहीं ले रहा। तो इसके लिए विभाग की तरफ से काफ़ी प्रयासरत रहे हैं, बार बार ट्रेनिंग कराई जाती है। जिस जनपद में होते हैं वहाँ जनपद में जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं समय समय पर उनको सूचना देते रहते हैं। विभाग की तरफ से जितना हो सकता है उतना फाडर सीड प्रोडक्शन करके पशुपालकों को दिया जाता है। तो सतत प्रयास किया जा रहा है। तो एक और अच्छी सुखद जानकारी जो आपने दी थी, क्योंकि आपके पास 10-11 संस्थाएं हैं और उनमें पशुधन की जो संख्या है वो भी काफ़ी है। तो एक अंतर जो संस्थाओं के बीच में एक इस तरह की प्रतिस्पर्धा आप अपने स्तर पर जो आपने करवाने की एक सुझाव या जो जानकारी दी, उसको किस तरह से? अब उसको हम जो है अभी क्योंकि बाबूगढ़ फार्म में भी हैं और यहाँ पर भी हरियाणा नस्ल है, के फार्म है तो हरियाणा नस्ल, तो उनको हम उस हिसाब से कंपटीशन अब उसे इंटर फार्म की आप बताओ कितना है आप और किसको कितना करेंगे, एक टारगेट देंगे। तो उससे क्या होगा, आपस में कंपटीशन जब बढ़ेगा तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट में वो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब फिर जो जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा होगी उसको मैं जो है सर्टिफिकेट और एक प्रमाण पत्र और एक मेडल या इन चीज़ों के साथ मेमेंटो के साथ उनको सम्मानित करेंगे ताकि उनका भी हौसला अफजाई हो, उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचार हो। तो काफ़ी अच्छा गोधन ये जो देखने को मिला, ये देखें सफ़ेद रंग में नाचती खेलती उछलती कूदती ये जो गोधन है, इनको काफ़ी अच्छा वातावरण यहाँ पर दिया गया है। पानी की जो व्यवस्था है पीने की, उसमें चूना जो मिला करके और जो ताकि बैक्टीरिया ना पनपे और अच्छा इनको कैल्शियम की पूर्ति होती रहे। तो इतनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब, डीडी साहब जो आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं हरा चारा और इसकी आप हाइट का खुद अनुमान लगाएं। उधर से निकालें, उस तरफ से। ये देखें आप, हरा चारा जो किसानों को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रति किसान जो खेती है या जो खेत हैं वो काफ़ी छोटे छोटे, नहीं खड़ा करें सीधा, ये देखें आप, ये देखें। तो तकरीबन इनकी जो हाइट है ये 6 फीट के आसपास और हाथ अगर और ऊपर करते हैं तो 7, सवा 7, 7.5 फीट और उससे भी उतना ही और ऊपर है, और ऊपर। तो काफ़ी अच्छा। आ जाए डॉक्टर साहब। ये देखें, ब्रॉड व्यू करके मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। हाइट का अनुमान देखें तो इस तरह का जो चारा है वो भी जो हस्तिनापुर फार्म का ये जो प्रक्षेत्र है ये किसानों को इसका बीज उपलब्ध कराता है, ये भी। तो डॉक्टर साहब, तो ये जो चारा है ये तो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो ये ज्वार का बीज है, ज्वार की किस्म है जी डॉक्टर साहब, कौन सी? PC9। तो ये तो 1 एकड़ से या 1 बीघे से बहुत क्विंटलों में हरा चारा देगा और ये तो शायद हमारी मूल नस्ल है, जो चारे की मूल नस्ल है। जैसे कि आजकल हाइब्रिड भी काफ़ी चल गई, सुपर नेपियर, फलाना, टिन का। तो ये जो अपनी है ये यहाँ की ट्रेडिशनल वैरायटी है और इनका भी बीज उपलब्ध करा दिया जाता है। इन्हीं का बीज उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, इन्हीं का बीज के लिए ही रखा गया था। अच्छा। तो जो बीज हम देखेंगे ऊपर, हाँ, नीचे तो बीज लगा, नीचे करें। हाँ, बीज दिखाना चाहूँगा मैं, बीज को लेकर के जी ये देखिए, इसको करके इसको थ्रेसिंग करते हैं। जी। फिर इससे बीज निकलता है। बीज को फिर बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सभी स्टैंडर्डों पर चेक किया जाता है। फिर उसके द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये ब्रीड के अनुरूप है, इसमें कोई इनर्ट मटेरियल नहीं है, कोई ऑफसाइड बीज नहीं है। फिर हम इसको पशुपालकों को उपलब्ध कराते हैं। ये CSB1 वैरायटी है। उसके टेप क्यों लगा दी? अच्छा, वो कभी उसकी अच्छा देख सकते हैं। अच्छा, ठीक। ये वैरायटी CSB9 PC9 है। CSB1 मैंने पहले दिखाया जी। ये PC9 है। ठीक है। ये चूंकि कैसे देखिए आप इसमें है, इसको ऐसे करेंगे तो इसमें से बीज निकलेगा थ्रेसिंग के बाद। फिर इसको वही प्रक्रिया अपनाया जाता है जो उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्थान है, वो इसको हर मानक पर चेक करती है जी। जब वो पास करती है कि ये प्रमाणित
कि भी जो भी प्रोटोकॉल है उसको पूरा फुलफिल करता है पूरी तब हम तरह से। इसको पशुपालकों को उपलब्ध कराते हैं। हर मापदंड पर जब ये बीज खरा उतरता है तब पशुपालकों को इससे उपलब्ध ही लगा कराते सकते हैं। हैं कि इतना है कि इसका बायोमास प्रोडक्शन कितना है, बहुत बहुत बहुत। कम एरिया में अच्छे तो इस मैनेजमेंट तरह से- का हरे चारे के ऊपर भी एक अपने आप का विलक्षण कार्य जो यहाँ पर इस संस्था में देखने को मिला, काफ़ी सुखद, काफ़ी प्रशंसनीय। ठीक है, थैंक यू। ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। ले जाओ, ले जाओ। अंदर आ जाओ।